बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट। इंग्लिश 101 के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3, रीडिंग फॉर मेन आइडिया। मरकज़ी ख्याल के लिए पढ़ना, किसी चीज़ का मेन आइडिया तलाश करना, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेसन 3 इज़ डिवोटेड टू डेवलप योर रीडिंग स्किल्स। सबक नंबर 3 आपकी जो पढ़ने की महारतें हैं उनको फ़रोग देने के लिए वक्फ किया गया है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज़। ये वो अहम महारत है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी पढ़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए। इफ़ यू रीड इनएक्यूरेटली, अगर आप गलत तौर पे पढ़ते हैं, यू विल मिस सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो आप कुछ मालूमात का हिस्सा खो देंगे और आइडियाज़ या उन ख्यालात को, तसव्वुरात को खो देंगे दैट यू रीड, जो आपने पढ़े लेकिन आपको समझ नहीं आए। इफ़ यू रीड स्लोली, अगर आप आहिस्ता से पढ़ते हैं, यू विल अननेसेसरीली स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग, तो आप गैर ज़रूरी तौर पर पढ़ने में बहुत सारा वक्त ज़ाया करेंगे। सो योर अदर वर्क विल सफ़र, और आपका दूसरा काम भी मुतासर होगा। योर एबिलिटी टू रीड इंग्लिश रैपिडली, आपकी सलाहियत इंग्लिश को तेज़ी से पढ़ने की एंड एक्यूरेटली और दुरुस्त तरीके से पढ़ने की डिपेंड्स upon पर्पसफुल प्रैक्टिस, इसका दारोमदार बामकसद मश्क पर है। इंग्लिश को तेज़ी से पढ़ने और दुरुस्त पढ़ने की जो आपकी सलाहियत है, इसका दारोमदार पर्पसफुल प्रैक्टिस बामकसद मश्क पर है। दिस लेसन विल इंट्रोड्यूस यू द वेज बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। ये लेसन आपको मुतारफ़ करवाएगा उन तरीक़ों से जिनके ज़रिए से आप अपनी पढ़ने की सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। यू लर्न टू रीड बाय रीडिंग, आप पढ़ना सीखेंगे पढ़ाई के ज़रिए से। यू मस्ट कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन लेटर, आप बाद में भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। दिस लेसन इज़ इन 3 पार्ट्स, इस लेसन के 3 हिस्से हैं। इन द फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ। पहले हिस्से में आप सीखेंगे कि किस तरह से एक पैराग्राफ का मौजू या टॉपिक है उसको शनाख्त करते हैं। इन द सेकंड पार्ट यू विल लर्न टू पिक द मेन आइडिया। दूसरे हिस्से में आप मेन आइडिया या मरकज़ी ख्याल को ढूंढना सीखेंगे ऑफ द पैराग्राफ में से। एंड इन द लास्ट पार्ट यू विल लर्न टू रिकग्नाइज डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया। और आखिरी हिस्से में आप उन डिटेल्स को, उन तफसीलात को पहचानने की कोशिश करेंगे जो मरकज़ी ख्याल की मदद करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ का मौजू। इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ, अगर आप किसी पैराग्राफ के टॉपिक को, मौजू को शनाख्त करने के काबिल हो जाएं, इट विल गो ए लॉन्ग वे इन डेवलपिंग योर रीडिंग एबिलिटी। तो इस तरह आपके अंदर जो पढ़ने की सलाहियत है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अ गुड रीडर इज़ क्विकली एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ। एक अच्छा कारी, पढ़ने वाला रीडर, इसको कारी कहते हैं। अ गुड रीडर इज़ क्विकली एबल, एक अच्छा रीडर जल्द इस काबिल हो जाता है टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ, वो किसी पैराग्राफ के मौजू की को तलाश कर सके, उसके टॉपिक को शनाख्त कर सके। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ का टॉपिक क्या होता है। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ का मौजू या सब्जेक्ट होता है। दैट इज़ व्हाट द होल पैराग्राफ इज़ अबाउट, कि पूरे का पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। इट कैन यूजुअली बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड और टू, ये 1 या 2 अल्फाज में भी इसका इजहार किया जा सकता है। व्हेन यू रीड ए पैराग्राफ, आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, जब आप एक पैरा पढ़ लें तो अपने आप से सवाल करें, व्हाट इज़ द राइटर ट्राइंग टू से और डिस्कस थ्रू आउट द पैराग्राफ। मुसन्नफ़ पैराग्राफ में हमें क्या कहना चाह रहा है या क्या डिस्कस कर रहा है। एंड द आंसर दैट कम्स अप, और जो सवाल आपको और जो जवाब आपको आएगा फ्रॉम योर हार्ट और माइंड, आपके दिल या जहन से, विल श्योरली बी द आंसर, यही जवाब होगा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने आप से पूछें कि राइटर चाह क्या रहा है, तो वो जो चाह रहा है आपके जहन में आता है वही इसका टॉपिक होगा। हेयर आर अ नंबर ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, मुख्तलिफ टेक्स्ट की किताबों से कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं। एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ 3 or 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन, हर जो पैराग्राफ उसके आखिर में 3 या 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सेलेक्ट वन विच यू कंसिडर इज़ द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, तो आप ये चुनाव करें
कि इनमें से जो दुरुस्त जो जवाब है टॉपिक के हवाले से वो कौन सा है। तो सबसे पहले टेक्स्ट नंबर 1 हम पढ़ते हैं। न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। हर साल पौधों की नई नई इकसाम दरियाफ्त हो रही हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ईयरली एवरेज फॉर द हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स अलॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4700 प्रपोज न्यू स्पीशीज़। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि सालाना औसत जो पौधों के बड़े ग्रुप्स हैं उनमें नई जो इकसाम तजवीज़ की जा रही हैं वो तकरीबन 4700 के करीब है। यानी हर साल 4700 के करीब पौधों के अंदर जो नई इकसाम है वो उनके बारे में तजवीज़ दी जाती है, उनको स्टडी किया जाता है। इट इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी फ्रॉम प्रैक्टिकल as well as scientific standpoint that attention be given to the naming and the proper classification of the vast assemblage of plants both native and cultivated। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाज़े तौर पे ज़रूरी है अमली नुक्ता नज़र से भी और साइंसी नुक्ता नज़र से भी कि ये जो पौधों की इतनी बड़ी असेंबलेज, इतनी ज़्यादा तादाद में पौधों की किस्में इकट्ठी हो रही हैं, इनको प्रॉपर नाम दिए जाएं और इनकी बाकायदा तौर पे दर्जाबंदी की जाए। बोथ नेटिव ऐसे पौधे जो हमारे मकामी तौर पे उगते हैं एंड कल्टीवेटेड या उनकी काश्त की जाती है, दूसरे इलाकों से ला के उनकी काश्त की जाती है। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में इस तरह से इकसाम आ रही हैं तो ज़रूरी है कि इन पौधों के नए नाम और इनकी क्लासिफिकेशन, जो कि ये बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ख़ास तौर पे बॉटनी का, कि जो नई स्पीशीज़ होती हैं उनको साइंसदान साइंटिफिक नाम भी देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो यही बात यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। द साइंटिस्ट हु डू दीज थिंग्स आर सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट और टेक्सानोमिस्ट। वो साइंसदान जो ये काम करते हैं उनको सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट कहते हैं। बॉटनिस्ट जो बॉटनी के पौधों के एक्सपर्ट होते हैं, और टेक्सानोमिस्ट या उनको टेक्सानोमिस्ट कहते हैं। टेक्सानोमिस्ट वही होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ के नाम और उनकी जो दर्जाबंदी है उसके एक्सपर्ट होते हैं। मोस्ट सर्टनली इट इज़ एसेंशियल फॉर दोज वर्किंग ऑन द वेरियस फील्ड्स ऑफ प्लांट साइंस। मोस्ट सर्टनली इट एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दोज, उनके लिए, वर्किंग ऑन द वेरियस फील्ड्स ऑफ प्लांट साइंस, जो पौधों की साइंस के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। वेदर दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, चाहे वो किसान हों, एग्रीकल्चरिस्ट हों, फ्लोरिस्ट, फूलों के एक्सपर्ट हों, फॉरेस्टर्स, जंगल उगाने वाले हों, फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजी के माहिर हों, मार्फोलॉजिस्ट या पौधों की मार्फोलॉजी का उनको इल्म हो। टू नो विच प्लांट्स दे आर डीलिंग, उन्हें पता होना चाहिए कि किन पौधों के साथ वो काम कर रहे हैं। दे मस्ट नो देयर प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स, उनको इनके प्रॉपर साइंसी नाम आने चाहिए। एंड देयर रिलेशनशिप, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसका भी पता होना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी के हवाले से ये टॉपिक था, बल्कि बॉटनी के हवाले से तो ये पैराग्राफ था, इसको मैंने पढ़ दिया। अब इसके 4 आंसर्स दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है, 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। नंबर ए, द रोल ऑफ टेक्सानोमिस्ट, टेक्सानोमिस्ट का किरदार। नंबर बी, न्यू प्लांट स्पीशीज़, नई पौधों की इकसाम। सी, प्लांट साइंस, पौधों की साइंस। डी, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासीफाइंग न्यू प्लांट स्पीशीज़, पौधों की नई इकसाम को की दर्जाबंदी की अहमियत। तो ये 4 आंसर्स हैं, तो आप गौर से देखें इसको सुन के पढ़ के कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। टेक्स्ट नंबर 2, द टर्म ग्रुप्स हैज़ लॉन्ग बीन अ पिवटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी भी कहते हैं और इमरानियात भी कहते हैं। ये सोसाइटी के हवाले से जो इल्म है उसको कहते हैं। द टर्म, इस्तिलाह या लफ्ज़ ग्रुप्स, ग्रोह, हैज़ लॉन्ग बीन पिवटल, बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट तस्वर है ऑफ सोशियोलॉजी, इमरानियात का। तो इमरानियात या जो सोशियोलॉजी है इसका कि एक अहम तस्वर जो है ना वो ग्रुप्स या ग्रोह हैं। अ ग्रुप इज़ एनी नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशंस। ग्रुप क्या होता है? ग्रोह होता है इंसानों की एक तादाद जो आपस में बाहमी तौर पर आपस में ताल्लुकात रखते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में राब्ता रखते हैं। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, बाहमी राब्ता। इट मे बी वेल टू एम्फेसाइज सर्टन एस्पेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ
This short definition, which beginning students as well as some sociologists themselves frequently overlook or do not appreciate fully. It may be well to emphasize certain aspects and implications. ये बड़ा अच्छा होगा कि ज़ोर दिया जाए ख़ास पहलुओं पर एंड इम्प्लीकेशंस और लागू होने पर ऑफ दिस शॉर्ट डेफिनेशन, इस मुख्तसर डेफिनेशन या तारीफ़ के विच बिगिनिंग स्टूडेंट्स जो नए नए तालिब इल्म एज वेल एज सम सोशियोलॉजिस्ट हत्ता के कुछ इमरानियात के जो माहिर हैं वो भी दैम सेल्स फ्रिक्वेंटली ओवरलुक, वो नज़रअंदाज कर देते हैं और डू नॉट अप्रिशिएट फुली या पूरी तरह से इसकी तारीफ़ नहीं करते। तो उन पहलुओं के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, पहले नंबर पे, अ ग्रुप रेफर्स ओनली टू ए पर्सन इन कम्युनिकेशन। पहले नंबर पे अ ग्रुप रेफर्स, एक ग्रुप जो है ना उसका हवाला होता है ओनली टू पर्सनस, कि ऐसे लोग इन कम्युनिकेशन जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को पैगाम रसानी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ता रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्रुप। मीर फिजिकल क्लोजनेस इफ़ देयर इज़ नॉट कम्युनिकेशन डज नॉट मेक ए ग्रुप। अगर सिर्फ जिस्मानी कुर्बत हो, दो लोगों में या ज़्यादा लोगों में जिस्मानी ताल्लुक़ तो हो लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट ना करें, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करें, तो इसको हम ग्रुप नहीं कहेंगे। द कम्युनिकेशन क्रिएट्स द ग्रुप। कम्युनिकेशन ही, मुआसलात ही एक ग्रोह को तहलीक करता है। नॉट द मीर फैक्ट ऑफ स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ना के कुर्बत या फिर जिस्मानी ताल्लुक़। जो कम्युनिकेशन है, जो ग्रुप है, वो कम्युनिकेशन से बनता है, जिस्मानी ताल्लुक़ या कुर्बत से नहीं बनता। सेकंड, अ ग्रुप मे बी ऑफ एनी साइज फ्रॉम 2 persons टू थियोरेटिकली एंड पोटेंशियली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जब हम ग्रुप कहते हैं तो इसका कोई भी साइज़ हो सकता है, 2 लोगों से लेके पूरी दुनिया की आबादी तक। थर्ड, तीसरे नंबर पर, कम्युनिकेशन नीड नॉट बी फेस टू फेस और बाय वर्ड ऑफ माउथ, इट मे बी इनडायरेक्ट थ्रू राइटिंग और एट लॉन्ग रेंज थ्रू सच इंस्ट्रूमेंट एज टेलीग्राफ। तो जो कम्युनिकेशन है इसके लिए फ़ेस टू फेस होने की ज़रूरत नहीं, या फिर किसी के मुंह से बात सुनने की ज़रूरत नहीं, इसको हम गुफ्तो शनीद या मवासलात नहीं कहेंगे। इट मे बी इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है, थ्रू राइटिंग और एट ए लॉन्ग रेंज, हाथ के ज़रिए से भी कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर टेलीग्राफ, टेलीग्राम या अब इंटरनेट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मवासलात के ज़रिए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इनके ज़रिए से भी कम्युनिकेशन की जा सकती है। इसके लिए आमने सामने बैठ के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके 4 पॉसिबल आंसर्स आप दुरुस्त जवाब बताएंगे। नंबर ए, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स, ग्रोहों के अंदर मवासलात। बी, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, ग्रोह की तारीफ। सी, सोशल लिमिटेशंस ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप की समाजी हदूद। डी, साइज ऑफ ग्रुप्स, ग्रोहों की जसामत या साइज। जिस वन टेक्स्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, पौधे ज़मीन से, मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एटमॉस्फेयर, ये फ़ज़ा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। दे मैन्युफैक्चर शुगर, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन एंड स्कोर्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ये शुगर, स्टार्च, फैट, प्रोटीन और कई किस्म की दूसरी चीज़ें खुद तैयार करते हैं। दे कंडक्ट मटीरियल्स फ्राम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, ये मुख्तलिफ मटीरियल को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं। दे रेस्पायर, ये सांस लेते हैं। दे ग्रो, ये बढ़ते हैं। दे रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जिस माहौल में ये रहते हैं उसमें ये रद्द-ए-अमल देते हैं। ये दे रिप्रोड्यूस, ये अमले तौलीद से गुजरते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, प्लांट्स कैरी ऑन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, पौधे बहुत सारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। दे डू वर्क, ये काम करते हैं। दे हैव फंक्शंस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल होते हैं इनके। प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बॉटनी, प्लांट की फिजियोलॉजी का तल्लक बॉटनी के साथ है, नबातियात के साथ है। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, जिसमें इनकी एक्टिविटीज़ और इनके फंक्शन को स्टडी किया जाता है। तो इसको पढ़ के आप खुद से इसका टॉपिक लिखेंगे, इसका टॉपिक क्या होगा ये आप खुद से देंगे, इसके लिए आंसर्स नहीं दिए गए। नाउ हियर इज़ ए शॉर्ट एक्सरसाइज टू टेस्ट व्हाट यू हैव लर्नड। नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, देखा जाए कि आपने क्या सीखा। टॉपिक सेंटेंसेस आर गिवन, अब नीचे टॉपिक सेंटेंस दे दिया गया है, यानी पहले तो हम टॉपिक ढूंढ रहे थे ना, या टॉपिक सेंटेंस ढूंढ रहे थे, अब टॉपिक सेंटेंस दिया गया है फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स, और नीचे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं
चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस दिस टॉपिक सेंटेंस, और वो स्टेटमेंट बताएं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से टॉपिक सेंटेंस के हवाले से है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, पहली आपके लिए हल की जा रही है, बाकी आप खुद हल करेंगे। तो नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस दिया गया है, द नील द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट, नील जो है ना ये मिस्र का सबसे बड़ा दरिया है, ये बड़ा मुनफरिद है क्योंकि ये, अब ABC 3 है। द नील द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज़, ये बताता है कि मिस्र कहाँ पे वाक़ है। B एक्सप्लेन्स वाई द रिवर इज़ यूनिक, ये वजाहत करता है कि दरिया क्यों मुनफरिद है। C कंपेयर्स द नील विद अदर लार्ज रिवर्स, ये दरिया नील को दूसरे दरियाओं के साथ उनका मुआजना करता है। द करेक्ट आंसर इज बी, इसका करेक्ट आंसर बी है, एक्सप्लेन्स वाई द रिवर इज़ यूनिक। तो ये था द नील द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक, नील जो मिस्र का सबसे बड़ा दरिया है ये बड़ा मुनफरिद है। तो डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज़, तो ये बताता है कि मिस्र कहाँ है, तो बिल्कुल इसे पता नहीं चलता कि मिस्र कहाँ है, ये कोई हमें लोकेशन नहीं बता रहा। एक्सप्लेन्स वाई द रिवर इज़ यूनिक, ये एक्सप्लेन करता है कि दरिया क्यों यूनिक है, इसलिए यूनिक है कि ये मिस्र का सबसे बड़ा दरिया है। तो ये सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 टॉपिक सेंटेंस दिया गया, अ लिटल नॉन स्टोरी अबाउट M.A. जिन्ना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग, एक छोटी सी कहानी जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है, ये उनके सोचने के जो तौर तरीके थे उनके बारे में है। तो अब ये टॉपिक सेंटेंस है, 3 आंसर है, बताएं। ए डिस्क्राइब द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, ये लाहौर करारदाद लाहौर का को जो पास किया गया था, जो मंजूर किया गया था, उसको बयान करती है। बी समराइजेज जिन्ना स्पीच एट लाहौर मार्च 1940, ये जिन्ना ने जो मार्च 1940 में स्पीच की थी उसको बताती है। सी रिलेट्स द लिटल नॉन स्टोरी, इसका ताल्लुक लिटल नॉन स्टोरी के साथ है। अ लिटल नॉन स्टोरी अबाउट M.A. जिन्ना, एक लिटल नॉन स्टोरी जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है, टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने के तौर तरीकों के बारे में बताती है। तो अब ये आप खुद समझ जाएं कि इसका आंसर कौन सा है। नंबर 3 टॉपिक सेंटेंस, अगला टॉपिक सेंटेंस है, इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन ए ट्रूली यूनिक प्लेस, अगर आप अपनी जो हॉलीडेज़ हैं, तातीलात हैं, छुट्टियाँ हैं, उनको हकीकतन किसी मुनफरद जगह पे गुजारना चाहते हैं, द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू, तो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है वो बिल्कुल आपके लिए दुरुस्त जगह है। अब 3 इसके स्टेटमेंट्स हैं, तो देखें कि टॉपिक सेंटेंस को कौन सी जो है वो बेस्ट सूट करती है। ए आइडेंटिफाइज द प्लेसेस एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिकनेस, ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये जगहों की शनाख्त करता है और उनके मुनफरिद होने की वजाहत करता है। बी एक्सप्लेन्स द फिज़िकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज़, ये जो तातीलात की फ़िज़िकल तिबई और उनकी जो जज्बाती अहमियत है उसकी वजाहत करता है। सी रिलेट्स द हिस्ट्री ऑफ द पश्तून्स, ये पश्तूनों की जो हिस्ट्री है उसको बयान करता है। तो आप देखेंगे कौन सा आंसर ठीक है। टेक्स्ट नंबर 4 टॉपिक सेंटेंस दिया गया है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स फॉलोज ए डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स, जो ज़्यादा बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो बातचीत जो वो सीखते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती है, फॉलोज ए डेफिनेट सीक्वेंस, इसमें एक द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, तो जो बच्चों के अंदर जो गुफ्तगू में डेवलपमेंट आती है ये एक सीक्वेंस और एक पैटर्न के तहत होती है। डिटेल्स नंबर ए बाय द टाइम एन इन्फेंट इज 6 months old he or she can make 12 different speech sounds। अब ये टॉपिक सेंटेंस की डिटेल्स दी गई जो इसको सपोर्ट करेंगी। डिटेल्स बाय द टाइम एन इन्फेंट इज 6 months old, जब एक वक्त आता है कि जो बच्चा है नौज़ायदा बच्चा 6 माह का हो जाता है, ही और शी कैन मेक 12 डिफरेंट स्पीच साउंड्स, तो वो 12 किस्म की जो स्पीच साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, वो निकाल सकता है। बी बिफोर द एज ऑफ 3 months मोस्ट इन्फेंट्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस एनी रिकग्नाइजेबल सिलेबल्स। बिफोर द एज ऑफ 3 months 3 माह की उम्र से पहले
मोस्ट इन्वेंट्स, अक्सर नौज़ायदा बच्चे आर अनेबल, इस काबिल नहीं होते टू प्रोड्यूस एनी रिकगनाइजेबल सिलेबल, कि वो कोई काबिल पहचान लफ्ज़ अदा कर सकें। सी, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द नंबर ऑफ वोवेल साउंड अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस, तो जो पहला साल होता है तो उसमें एक बच्चा जो है वो वावल जो साउंड्स होती हैं उनको पैदा करना शुरू कर देता है, इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही कैन मेक, कॉन्सोनेंट साउंड्स के मुकाबले में वो आ ई ओ ऊ जो आवाज़ें होती हैं वो ज़्यादा निकालता है। डी, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, दूसरे साल, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस इंक्रीजेस, तो बच्चे के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं ए ई आई ओ यू के अलावा तो वो भी पैदा करनी शुरू करता है, उनमें इजाफा हो जाता है। ई, पेरेंट्स ऑफन रिवार्ड द फर्स्ट रिकगनाइजेबल वर्ड अ चाइल्ड प्रोड्यूसेस बाय स्माइलिंग और स्पीकिंग टू द चाइल्ड, पेरेंट्स ऑफन रिवार्ड द फर्स्ट रिकगनाइजेबल वर्ड, जब एक बच्चा एक काबिल पहचान लफ्ज़ अदा करता है तो वालदैन मुस्कुरा कर या उससे बात करके उसको रिवार्ड देते हैं, उसको सराहते हैं। टेक्स्ट 5 में टॉपिक सेंटेंस दिया गया, साथ उसके डिटेल्स दी गई हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, फॉमिन इज़ ए कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन एंड एग्जिस्ट ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ कॉजेज़, कहत जो होता है, जहाँ जब को फसलें ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पे कहत पड़ जाता है, खाने पीने के लिए अनाज नहीं रहता, इसको फॉमिन कहते हैं। फॉमिन इज़ ए कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में जो कहत साली है ये एक मुस्तकिल इंसानी हालत है, एंड एग्जिस्ट ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ काजेज़, इसकी कई वजूहात हैं। तो ये टॉपिक सेंटेंस है, इसकी आगे डिटेल्स। नंबर ए, इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर बाय द टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अफ्रीका में भूख की वजह से मर रहे हैं। बी, फामिन इज़ पार्टली काज बाय इंक्रीज पॉपुलेशन, कहत साली ज़्यादा आबादी बढ़ने से भी पैदा होती है। सी, एडवांसेस इन मेडिसिन हैव इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, मेडिसिन में जो एडवांसमेंट आई है इसने औसत उम्र को बढ़ा दिया है। कीपिंग मोर पीपल एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और लोग ज़्यादा अरसे तक लंबी उम्रें पाते हैं। डी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट मेड सब्सटेंशियल एडवांसेस इन इंक्रीजिंग द फूड सप्लाई, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है इसने इतनी तरक्की नहीं की कि ये फूड की फ्राहमी को बेहतर बना सके। ई, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सिटीज़ पॉपुलेशन हैज़ बिकम डेंसर, शहरों के बढ़ने के साथ साथ आबादी ज़्यादा हो गई है। एंड द एग्रीकल्चर सपोर्ट फॉर दीज पॉपुलेशन सेंटर्स इज़ नॉट अवेलेबल, और जो एग्रीकल्चर सपोर्ट होती है इन आबादी के मराकज़ के लिए वो दस्तियाब नहीं है। टेक्स्ट नंबर 6, टॉपिक सेंटेंस और इसकी डिटेल्स। An individual deals with the anxiety in a variety of ways and produces a wide range of responses. एक फ़र्द डील्स विद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी क्या होती है? बेचैनी, इज़्तिराब। एक जो फ़र्द होता है ये एंग्जाइटी के साथ बर्ताव कर सकता है इन ए वैरायटी ऑफ वेज, कई तरीक़ों से, एंड प्रोड्यूसेस ए वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज, और बहुत किस्म के रद्दमल दे सकता है। डिटेल नंबर ए, एंग्जाइटी में मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय सच फिजिकल सिम्टम्स एज इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी और लेबर्ड ब्रीदिंग। एंग्जाइटी या बेचैनी, इज़्तिराब जो होता है ये अपने आप को दिखा सकता है कुछ जिस्मानी अलामात की शक्ल में, जैसे तेज़ दिल की धड़कन या फिर तेज़ सांसों का आना। बी, फियर अनलाइक एंग्जाइटी इज़ ए रिस्पॉन्स टू रियल और थ्रेटन्ड डेंजर। फियर, खौफ, अनलाइक एंग्जाइटी, बेचैनी और इज़्तिराब के बरक्स जो खौफ होता है, इज़ ए रिस्पॉन्स, ये एक ऐसा रद्द अमल है टू रियल और थ्रेटन्ड डेंजर जो कि हकीकत में बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। सी, साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी ऑफन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, नफसियाती तौर पर एंग्जाइटी, बेचैनी या इज़्तिराब जो होता है ये जिस्म के अंदर ताकत को की कमज़ोरी पैदा कर देता है, और लैक ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इमीडिएट एनवायरनमेंट, या उसका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। डी, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, डेफनेस और द लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ टच इज एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू एग्जाइटी। इज़्तिराब और बेचैनी की शक्ल में जो ज़्यादा बड़े रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें आर्जी, अंधापन, बहरापन, छूने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है इसके एग्जांपल्स हैं। ई, सम पीपल कैन नॉट कोप विद एंग्जाइटी एंड आर अनएबल टू कंट्रोल द न्यूरोटिक बिहेवियर एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी। कुछ लोग जो है ना वो बेचैनी और इज़्तिराब का मुकाबला नहीं कर पाते, और इस सूरत में उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं और उनका जो रवैया उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो नफसियाती प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। बिफोर वी एंड द लेसन, इससे पहले कि हम सबक का खात्मा करें, लेट मी गो ओवर व्हाट यू हैव लर्नड इन टू दिस लेसन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने आज के सबक में क्या पढ़ा।
इन टूडेज लेसन यू हैव लर्न 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड विद रीडिंग। तो आज आपने पढ़ाई के हवाले से, रीडिंग के हवाले से 3 अहम महारतें सीखी। फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ, पहले नंबर पे किसी भी पैराग्राफ के टॉपिक को, मौजू को शनाख्त करना। सेकंड, टू सेलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के मेन आइडिया को सिलेक्ट करना। एंड थर्ड, टू रिकग्नाइज द डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया, उन डिटेल्स को पहचानना जो मेन आइडिया को, मरकज़ी ख्याल को सपोर्ट करती हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लेसन का खात्मा हुआ। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अपने सबक को तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारे दूसरा जो इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन टाइम्स, इसको भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।